वेरी वार्म वेलकम टू शो। मैं हूं कामरान शाहिद। सबसे पहले तो व्यूअर्स, ये लास्ट थर्सडे का जो शो हुआ उसके अंदर शहबाज गिल साहब जो थे उन्होंने एक ऑब्जेक्शनेबल वर्ड जो था वो बोला रमेश कुमार साहब के लिए। बड़ा तूफ़ान उठा सोशल मीडिया पे, ट्रेंड्स बन गए। सबसे ज़्यादा तो मुझ पर यह तनकीद की गई कि जी मैंने उनको रोका क्यों नहीं। मसला ये है कि हमारा यहाँ पे एक है म्यूट मैकेनिज़्म, और मेरी पूरी अंडरस्टैंडिंग थी कि 100% जो वो बात कर रहे हैं वो म्यूटेड है, और म्यूट हुई भी, मतलब 99% उसको म्यूट किया गया है। लेकिन वो म्यूट करने वाला भी इंसान है बेचारा, वो इतनी दफ़ा बोला गया कि 2-3 दफ़ा गलती से निकल गया, और मैं इस अंडरस्टैंडिंग में था कि 100% निकल गया है। तो मैंने कहा दोबारा उसके मुतालिक बात करके क्या रीअसर्ट करना, ऑडियंस तक तो गया ही नहीं होगा एक दफ़ा भी। तो एक तो ये बात थी। लेकिन मैंने कल अपने ट्विटर पे भी परसों ही रात को रमेश कुमार साहब से बड़ी अनकंडीशनल अपॉलॉजी की थी कि मेरे प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म पे उनको वो लफ्ज़ सुनना पड़ा, और उससे बढ़कर मजम्मत करता हूँ जो रमेश कुमार साहब के घर के ऊपर मुबैना तौर पे पीटीआई के कारकुनों ने जो अटैक किया है। कुछ लोग इसको कम्यूनल रंग देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हिंदू बरादरी के, दिस इज़ रबिश, क्योंकि रमेश कुमार साहब इक्वल सिटीजन है पाकिस्तान के, हमको ऐसे ही ट्रीट करते हैं। और जब मेरे प्रोग्राम में वो आए थे तो ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट MNA हु इज़ ऑल एडमेंट टू ब्रिंग डाउन दिस गवर्नमेंट। तो इन्फीरियर समझने का तो सवाल ही नहीं होता। ये कम्यूनल और छोटे जहन है, ख़ासतौर पर सोशल मीडिया पर तो 80% आपको ऐसी खराफात मिली जाती हैं, तो इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। तो मैं कहा ये तो मैं एक रिकॉर्ड सेट कर दूँ। इसके बाद आज की जो प्रोसीडिंग्स हैं उनके ऊपर आ जाते हैं। बड़ी सादगी से हुकूमत ने दस्तूर के हवाले आर्टिकल 63A की तशरीह आज पूछी है। सदारती रेफरेंस में हुकूमत के सुप्रीम कोर्ट से 4 सवाल हैं कि आर्टिकल 63A के तहत क्या अरकान असम्बली को पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने से रोका जा सकता है। दूसरा सवाल, क्या मुनहरिफ अरकान का वोट गिनती में शुमार होगा या नहीं। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ। तीसरा सवाल, पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाला रुकन सादिक अमीन रहेगा, और ये क्या आर्टिकल 63A में नाअहली की मुद्दत का तयन नहीं किया गया, तो ऐसे में क्या अरकान ताहियात नाअहल होंगे। चौथा, फ्लोर क्रॉसिंग या हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के मजीद इकदाम क्या हो सकते हैं। ये चारों सवाल जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पूछे। इस पर आज हेयरिंग भी हुई और अब बाकायदा फुल बेंच बन गया है। हेयरिंग में कुछ 2-3 इंटरेस्टिंग चीज़ें आपसे शेयर कर देता हूँ। अटॉर्नी जनरल साहब भी पेश हुए थे। अपोजिशन की पार्टियों को फ्रीक बनाया हुआ है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि सारा कौमी असम्बली का अंदरूनी मामला, लिहाजा बेहतर होगा कि असम्बली की जंग असम्बली के अंदर ही लड़ी जाए। अदालत ने देखना है कि किसी इवेंट के सबब कोई वोट डालने से महरूम ना रह जाए। वोट डालना अरकान का आइनी हक है। चीफ जस्टिस की ये रिमार्क जो है वुज़रा की उस अंडरस्टैंडिंग के बिल्कुल अगेंस्ट है जो कह रहे थे कि जी ना तो पार्लियामेंट में आने देंगे किसी को और ना उनको वोट डालने देंगे। अदालत असम्बली की कार्रवाई में मुदाखलत की कायल नहीं। अदालत सिर्फ चाहती है कि किसी का हक मुतासर ना हो, लेकिन ऑब्वियसली अगर हक मुतासर होगा तो हो सकता है फिर अदालत बीच में इन्वॉल्व हो भी जाए। सियासी जमातें बताएं, ये मैंने कहा है, सियासी जमातें बताएं वो क्या चाहती हैं, अपनी सियासी ताकत पर पार्लियामेंट में जाहिर करें। अदालत ने सियासी क़यादत के दरमियान सारस किरदार करें ताकि जमहूरियत चलती रहे। लोगों को ला कर किसी वोट डालने वाले को रोकने की इजाज़त नहीं देंगे। कोशिश करेंगे डी चौक में जलसा ना हो, इकट्ठे बैठ कर। और यही हुआ आज। PTI ने बड़ा अच्छा फैसला किया। उन्होंने कहा कि डी चौक में जलसा नहीं कर रहे, परेड ग्राउंड के अंदर कर रहे हैं। अब अपोजिशन ने क्या फैसला करना है इसके ऊपर, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग, क्योंकि अब अदालत ने, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने भी आज अदालत को ये रिश्योरेंस कराई है कि जिस दिन ये तहरीक अदम एतमाद होगी वहाँ पे लोगों का मजमा नहीं होगा, पार्लियामेंट के बाहर भी लोग इकट्ठे नहीं होंगे, और एक तरह से एक जलसा है। तो आई थिंक ये बातें तो बड़ी क्लियर हो गई हुई हैं। चीफ जस्टिस ने एक बात बड़ी ज़बरदस्त कही है कि स्पीकर की रूलिंग जो है अदालत के दायरे इख्तियार से बाहर है। स्पीकर पर कोई एतराज़ हो तो पार्लियामेंट में उठाएं। ये सबसे बड़ा चैलेंज होना है अब मेरे हिसाब से इस ऑपोजिशन के लिए, क्योंकि वो ये समझते हैं कि स्पीकर, ऑपोजिशन समझती है टाइगर फोर्स का हिस्सा है, वो कुछ भी कर देंगे, वो कानून को भी तोड़ देंगे, ये ऑपोजिशन समझती है। और उन्होंने कुछ ऐसे इशारे भी दिए हैं स्पीकर साहब ने। उन्होंने कहा है कि मैं इजलास बुला के जब तक चाहे गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए उसको मुलतवी कर सकता हूँ। हालांकि व्यूअर्स मसला ये है कि ये कानून की बात छोड़ें आप, कि लिखा हुआ 14 दिन में इजलास होगा, आज होना चाहिए था। एक ऑपोजिशन कहती है कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो गया कि 14 दिन में इजलास बुलाए, इसको भी छोड़ें। असल सवाल है पॉलिटिकल मोरालिटी का। एक तरफ गवर्नमेंट कह रही है कि ये लोग बिक चुके हैं, उसका कोई एविडेंस नहीं दिया, लेकिन दूसरी तरफ अगर ये लोग बिक भी चुके हैं और जितने लोग सामने आए हैं, तो दिस हुकूमत हैज़ लॉस्ट द मेजॉरिटी ऑफ द हाउस। आपके लोग बिक गए हैं, वो आप उनको डी सीट कर दें। ये भी आप पूछने जा रहे हैं कि ये डिस्क्वालीफाई होंगे या डी सीट होंगे या ताहियात होंगे। ताहियात भी हो जाएं, ये बिक भी गए हों। आपकी मेजॉरिटी प्राइम मिनिस्टर साहब अगर देखा जाए खाली मॉरली लिहाज से नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनली भी और पॉलिटिकली भी ख़त्म हो चुकी है। और पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफ़ा हुआ है कि मीडिया के ऊपर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ है। मतलब ये तो एक इतना बड़ा इशारा है कि अगर वेस्ट की कोई डेमोक्रेसी होती है उसके 12 लोग जो है
या 11 लोग जो हैं वो खुल के अदम एतमाद का इजहार करते और हुकूमत भी 14 दिन तक अभी तक उन्होंने इजलास नहीं बुलाया, नज़र आ रहा होता कि गवर्नमेंट भी बुलाना नहीं चाह रही और गवर्नमेंट को भी नज़र आ गया और उन्होंने बल्कि डी नोटिफाई या डिसक्वालीफाई करने के नोटिस भी भेज दिए लोगों के खिलाफ, तो वो हुकूमत वेस्ट में अगर होती तो रिज़ाइन कर चुकी होती। इमरान साहब अलबत्ता एंड तक कह रहे हैं मैं लड़ूंगा। उन्होंने कल बड़ी इंटरेस्टिंग अपील की है और वो अपील जो है वो हम सुनवा देते हैं। उन्होंने माफ़ी का भी ऐलान कर दिया, उन्होंने वापसी का भी लेने का ऐलान कर दिया है और अगेन उन्होंने एक दफ़ा फिर न्यूट्रल लोगों को जो है वो आड़े हाथ लिया है। सुनवा दीजिए। जो लोटा होता है ना, वो जिधर इक्तदार होता है उधर उसका मुंह चला जाता है। जो जमीर फरोश होता है वो पैसे लेके अपना सौदा करता है, अपने दीन का सौदा करता है। गलती कर बैठे एमएनएस, आप जितना मर्जी कहेंगे जी मेरी जमीर जाग गया है और मैंने फैसला किया इन चोरों के साथ मिलने का, लोग आपकी बात नहीं मानेंगे। आप जितना भी कहेंगे जी इमरान खान बड़ा बुरा आदमी है, होगा बड़ा बुरा, लोग सब समझेंगे कि अब आपने अपने आप को बेचा है। शादियों में जाना मुश्किल हो जाएगा, आपके बच्चों से लोग शादियां नहीं करेंगे, स्कूल के अंदर आपके बच्चों से मजाक करेंगे, बुरा भला कहेंगे। आप अपना मुस्तकबिल ये पैसे लेके तबाह कर देंगे, आपकी जिंदगी में जिल्लत होगी। मेरे जो एमएनएस गलती कर बैठे हैं, मैं आपको माफ कर दूंगा, वापस आ जाए। बाप की तरह हूं, बाप अपने बच्चों की गलतियां माफ कर देता है। खुदा के वास्ते, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के वास्ते ये गलती ना करना। अगर मैंने लोगों का पैसा चोरी करके अपनी गवर्नमेंट बचानी है, इससे बेहतर है कि मेरी गवर्नमेंट चली जाए। अगर मैंने अपने जमीर का सौदा करके रिश्वत देनी है एमएनएस को, मैं लानत भेजता हूं ऐसी हुकूमत को। लो जी, लानत भेज दी है प्राइम मिनिस्टर ने ऐसी हुकूमत के ऊपर जो पैसे दे के खरीदी जाए। लेकिन फिर ऐसी हुकूमत का क्या किया जाए जिसके लोग बकौल उस गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर के बकौल बिक गए हुए और उनकी मेजॉरिटी को ख़त्म कर दिया हुआ है। इरशाद भट्टी साहब, अली नवाज ईमान साहब, सैयद मुसद्दिक मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, मैं आपकी बहुत गुफ्तगू सुन रहा हूँ, पुरजोश आप कह रहे हैं ये ज़मीर बिक गए, ये हो गया वो हो गया। ठीक है, आपके जज्बात हैं, लेकिन आज मेरा आपसे टोटल डिसएग्रीमेंट में एक सवाल है। मेरे भाई, दुनिया में कहीं पे भी, मेरे सामने बरतानिया का इस वक्त पड़ा हुआ है पार्लियामेंट यूके इंटरिम स्टेटस एंड इफेक्ट्स ऑफ कॉन्फिडेंस मोशंस जो है हाउस ऑफ कॉमन्स की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अफेयर्स कमेटी की रिपोर्ट। बरतानिया, यूरोप, कहीं पे कोई पेनल्टी नहीं होती अगर कोई भी मेंबर, और इसमें ज़मीर का भी नहीं है कि आप ज़मीर के तहत बस उनको पॉलिसी पसंद नहीं आ रही प्राइम मिनिस्टर की, अपने मेंबर उनके खिलाफ वोट कास्ट कर सकते हैं। और बरतानिया में 2 फोल्ड सिस्टम है, वहाँ तो आप पार्टी के चेयरमैन के खिलाफ पार्टी के हेड को भी अपने निकाल सकते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अलावा। लेकिन हम यहाँ पे हमने ज़मीरों की बहस कर ली हुई है। तो अगर ज़मीर की बहस भी है भट्टी साहब, तो प्राइम मिनिस्टर अपनी मेजॉरिटी लूज नहीं कर गए? योर टेक। कामरान भाई, 2 सवाल छोड़े जा रहा हूं आपके जवाब पे आने से पहले। एक सवाल है अपोजिशन से और एक सवाल है हुकूमत से। अपोजिशन से मेरा ये सवाल है कि अगर आज नून लीग की हुकूमत होती और पंजाब हुकूमत होती तहरीक इंसाफ की और कुछ एमएनए तोड़कर तो वो पंजाब हाउस में बैठे होते और उनको रखा गया होता, तो क्या नून लीग साथ खड़ी होती और कहती कि ये ज़मीर जागे हैं और ये जमहूरियत की बेहतरी है और ये बहुत अच्छा हो रहा है? हुकूमत के लिए क्या सवाल है? इसका मतलब है कि जो, हाँ, मैं क्योंकि उसके बाद आपने मेरे सवाल का जवाब देना है। जी, क्या ये मैं दूंगा। अच्छा, क्या ये समझती कि नून लीग समझती कि ठीक के इनके वाकई 4 साल अब हुकूमत का सवाल पूछ लें सर। और हुकूमत के लिए सवाल भाई, मैं कामरान भाई, सिर्फ मुझे 10 सेकंड 15 सेकंड दे दें, मेरा सवाल पूरा मिनट लें। अच्छा, दूसरी बात यह है कि और इसका मतलब है कि जो काफ लीग बनी थी मुशर्रफ दौर में, जिनके ज़मीर जागे थे, वो जायज़ थी। अब इसी तरह अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती और पंजाब हाउस में लोग रखे होते, तो कि बिलावल साहब कहते कि ये जमहूरियत के साथ हैं, ये इनके ज़मीर जागे हैं, ये आइन के साथ हैं, और इसका मतलब है कि आज छांगा मांगा भी जायज़ हो गया। ठीक है, अब आ जाएं इस पे हुकूमत पे। शहबाज शरीफ और शहबाज गिल मेरे बड़े भाई हैं, दोस्त हैं, मोहतरम हैं, हमारा बड़ा ताल्लुक़ है ऑफ द कैमरा। उन्होंने जो लफ्ज़ बोला रमेश कुमार साहब के बारे में, उससे मैं माजरत के साथ के लफ्ज़ जो वो मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहता, सबको पता है कि वो लफ्ज़ क्या है। तो शहबाज गिल साहब से आज मैंने कहना है कि इमरान खान साहब ने उनको कहा है कि मैं उनका बाप हूँ, तो क्या इमरान साहब उन जो लफ्ज़ बोला है, वो जो सारे हैं
जो मैं लफ्ज़ नहीं बोल रहा, तो अब उनके बाप हो गए हैं वाकई, और क्या बाप इनके ऐसे बाप होते हैं, ये सवाल। अच्छा, ये अब सवाल आ है। जाइए अब दूसरी बात ये, एक मिनट रुक जाए। दूसरी बात ये है कि मैंने तो आज भाई अब पूरी कोई 5 बंदों की टीम उठाई हुई, आप फिक्र ना करें। हमने उस दिन भी 99% म्यूट किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो इतना रवानी से फरावानी से बोला जा रहा था कि वो एक इंसान था, उसकी उंगली भी बेचारे की यूँ हो गई है, मेडिकल से चेक करवाया, उसकी उंगली ठीक करवा रहे, 4-5 बंदे बिठा दिए। अब आपके 2 सवाल बड़े इंपॉर्टेंट हैं, मेरे सवाल का जवाब बाद में दीजिएगा, लेकिन पहले आप इनके इन सवालों का जवाब ले लेता हूँ मैं। पहले अली नवाज ऐवान साहब, फिर गवर्नमेंट। ऐवान साहब को मेरी आवाज़ आ रही है? भट्टी साहब मुकर्रर कर दे सवाल जो आपने, पूरा सवाल उस तरह ही बताना है, शहबाज गिल साहब से शुरू कीजिएगा और वो इमरान खान साहब के जलसे और बाप पे ख़त्म कीजिएगा। अली नवाज ऐवान साहब जवाब देंगे जी। मैं अली नवाज अवान साहब से पूछना चाहता हूँ, मैं ये हम कि शहबाज गिल साहब ने रमेश कुमार के बारे में एक लफ्ज़ बोला कि वो हैं, और इसका मतलब है वो होंगे, तो वो जो सारे सिंध हाउस में बैठे हैं वो भी वही होंगे जो लफ्ज़ उन्होंने बोला। तो 1-2 दिन बाद इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं उनका बाप हूँ, वापस आ जाएं। तो अब मैं पूछना ये चाहता हूँ कि वो हैं, अगर वो हैं तो इमरान खान साहब वाकई उनके बाप हैं, और अगर इमरान खान साहब उनके बाप हैं तो वो हैं, बस ये पूछना है मैंने। जो शहबाज गिल साहब ने कहा जी, चलें जी, जो वो हैं। बड़ा यार आज तो सेंसरशिप चल रही है, वेरी गुड यार, खुदा का शुक्र है, ट्रेनिंग हो गई जी जी सबकी। जी अली भाई, आपकी शो में आते हैं तो हमें लिहाज करना पड़ता है ना। अच्छा उस्ताद मोहतरम साहब, आपने कुछ छोड़ों में जो आप बात कर रहे थे अखलाकियात की और कॉन्स्टिट्यूशन की, तो आपने चीफ जस्टिस साहब की एक आपने बताया कि वो जो रेड जोन है उसके अंदर इस तरह के जलसे जुलूस नहीं होने चाहिए, और आपने खुद ही कहा कि हम तो रूल को अबाइड करते हैं। मैंने कहा आपने अच्छा किया, आपने चेंज कर लिया परेड चौक में। हाँ जी जी आपने बिल्कुल जी यही जी मैंने आपकी तारीफ़ की है, मैंने आपकी तारीफ़। तो उसके बाद आपने कहा ये पहली दफ़ा होने जा रहा है, ये पहली दफ़ा नहीं होने जा रहा है। 89-90 के अंदर बीबी शहीद के ख़िलाफ़ भी नवाज शरीफ साहब एक अदम एतमाद लेके आए थे, और उसके बाद ऑपरेशन मिडनाइट जकॉल हुआ था, इफ़ यू रिमेंबर, और सवाल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ब्रिगेडियर बिल्ला थे रिटायर्ड उसमें जी, बिल्कुल। उसके बाद जी सब मुझे कर लेने के बाद आप मुझे सर फरमाए। उसके बाद छांगा मांगा, आपको याद है 93-94 में नवाज शरीफ साहब ने वहाँ से MPs उठाए थे और यहाँ आके इस्लामाबाद और मरी के अंदर रखे थे, इफ़ यू रिमेंबर, आपको अगर याद हो तो। उसके बाद अगर आप ये देखिए, और उसके बाद अब ये हो रहा है, और आप ये कह रहे थे कि ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अपोजिशन कह रही है और बिल्कुल गलत कह रहे, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा कि जो रूलिंग है स्पीकर की, हम उसके अंदर नहीं आते। अली भाई ये सवाल मैंने मुसद्दिक साहब से पूछ रहा है, ये आपसे सवाल नहीं है, ये मैं इनसे पूछूंगा अभी। अच्छा सुनते तो आगे तो सुने। और उसके साथ उन्होंने एहसन भून साहब को कहा, जो प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान हाई कोर्ट बार के, या ऑल पाकिस्तान जी सुप्रीम कोर्ट बार के, तो उन्होंने कहा आपका लोकल स्टैंड है क्या बनता है, आप कौन से सियासी इशूज़ के अंदर आ रहे हैं, आप अदम एतमाद के अंदर क्या आ रहे हैं। हम तो पहले कहते हैं कि ये जो इस तरह के लोग हैं वो माउथ पीस बने हुए हैं अपोजिशन का, और वो चीज़ भी फारिग हो गई। और उसके बाद जस्टिस मुनीब साहब ने जो बात की वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, और उन्होंने उसकी वाकई जो अखलाकियात जिसके ऊपर बात होनी चाहिए वो ये है कि उन्होंने कहा कि आर्टिकल 95 ये कहता है जब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो आपके ऊपर आपका जो इंडिविजुअल वोट होता है वो आपका नहीं माना जाता, एज अ ओवरऑल आपका वोट माना जाता है, क्योंकि आप एक मैनिफेस्टो, एक मंशूर के ऊपर इलेक्ट होके आए होते हैं। वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात की उन्होंने। और उसके बाद आप ये चीज़ देखें उस्ताद मोहतरम कि हम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भाईजान वो अपनी खो चुके हुए हैं जो उनकी मेन, मैंने कहा अगर ये बिक भी चुके हैं तो मेजॉरिटी खत्म हो गई है ना, अगर ये मान भी लिया जाएगा। आप मुझे बात बताएं, अगर इस चीज़ के ऊपर भी चला जाए और ये लोग कल नाअहल हो जाएं ताहयात, आप मुझे बताएं उस जगह पे तो दोबारा इलेक्शन होगा, और उससे पहले जो आपका हाउस 172 का आपकी मेजॉरिटी है वो 172 की नहीं रहेगी, क्योंकि उतने मेंबरान असेंबली का हाउस का हिस्सा नहीं होंगे, और वो जो हाउस के लोग जितना हिस्सा होंगे उसकी मेजॉरिटी काउंट होगी। ठीक है, ये अच्छा पॉइंट है आपका, ये आपका बिल्कुल अच्छा पॉइंट है, ये आ गया यार अली भाई को आपका एक अच्छा पॉइंट आता है, अप्रिशिएट कर दिया हमने। अब जरा भट्टी साहब के सवाल का भी जवाब दे देना प्लीज। हम तो आपकी सारी बातों को अप्रिशिएट, हाँ जी, हम आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अप्रिशिएट कर रहे हैं, बिल्कुल आपने अच्छा पॉइंट दिया, ये आई ओपनिंग पॉइंट है जी। अब आप जरा भट्टी साहब ने वो जो बात कही है ना, रिपीट तो नहीं करवानी तीसरी दफा? नहीं अपरीट कर, मुझे तो पता है, वो आपने शायद लिख के दिया हुआ है भट्टी साहब को। मैंने तो भाई मुलाकात ही कोई नहीं, वो इस्लामाबाद बैठे, मैं लाहौर बैठा यार। अली भाई ये आप ज्यादती करते रहे यार, मजाक कर रहा हूँ। चले कर ले भाई, मजाक कर लें। अच्छा मजाक, भट्टी साहब ने, अब ये देखें ना, आप मुझे ये बात बताएं कि उन्होंने जो बिलावल भुट्टो साहब ने अल्फाज इस्तेमाल किए हुए हैं, जो राना सनाउल्लाह साहब ने इस्तेमाल किए हुए हैं,
जो नवाज शरीफ ने कहा कि धरने के अंदर किस तरह की औरतें आती हैं, जिस तरह के तलाल चौधरी ने बिलावल भुट्टो के खिलाफ इस्तेमाल किए हुए हैं, नहीं होने चाहिए। ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, चाहे वो शहबाज गिल करें चाहे कोई अपोजिशन करे। हमें जो ये जो एक लाइन है ना, उसके नीचे नहीं आना चाहिए, और स्पेशली तहरीक इंसाफ को। बाकी जमातों से लोग एक्सपेक्ट करते हैं, हमारी जमात से ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। आपका हमें बहुत गुस्सा है, हमें बहुत रंज है कि आपके इतने सारे लोगों को उन्होंने अपना ज़मीर को बेचा है, उन्होंने पैसों के लिए अपनी ज़मीर को बेचा है, और हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। आपकी बाकी जमातें जो पहले 14वीं तरमीम लेके आई थी, जो इसकी मजम्मत करती होती थी, आज उनके साथ खड़े हैं और आइन का तबाह करके रख दिया उन लोगों ने। बट फिर इन द एंड दोबारा मैं यही बात करूंगा कि इस तरह की जो अल्फाज अली भाई, मसला बस ये है कि आपने वाइट पहना हुआ है तो आप ड्राई क्लीन है, मैंने और भट्टी साहब ने ब्लैक पहना हुआ है तो हम ड्राई क्लीन नहीं, लेकिन बकौल आपके, लेकिन जो हाईएस्ट मॉरल ग्राउंड आप ले रहे हैं, काश ये हाईएस्ट मॉरल ग्राउंड जो है वो आपने लिया होता सादिक संजरानी साहब के अदम एतमाद के मौके पे, जब आपने अपोजिशन के लोगों को अपने साथ मिलाया। मैं खरीदने का लफ्ज़ अभी भी यूज़ नहीं करा, मेरे पास कोई एविडेंस ही नहीं है, लेकिन वो जो ज़मीर जागे थे उसकी ज़रा एक झलक जो है आपके वज़रा की, वो ज़रा देख लें, उसके बाद फैसला करें। मॉरल ग्राउंड पे सारे एक जैसे ही नीचे हैं या सारे एक जैसी बराबर है? दिखा सुनवा दें जी। 10-15 लोगों ने सोच समझ के वोट दिया है, अंदर उनका ज़मीर जिंदा हो गया। जब आपने तलवार अपने नयाम से निकाली और अपने ही गले काट बैठे, क्योंकि आपको ये फन आता ही नहीं है। हमारे जो अपोजिशन के भी जो ऑनरेबल सेनेटर्स थे, उनकी सपोर्ट से ही ये जो तहरीक थी ये नाकाम हुई। ये जो विक्ट्री है, ये विक्ट्री किसी की नहीं है, ये इदारे की विक्ट्री है। रूल ऑफ लॉ जीत गया, पाकिस्तान का आइन जीत गया, और अपोजिशन बेदरपेश शिकस्त खा के भी होश के नाखून नहीं ले रही। चार्टर ऑफ करप्शन यूनियन का आखिरी बैट्समैन आउट हुआ और डिफीट हो गई उसमें। आज सही मानों में जमहूरियत की जीत। और एक चीज और खुशी की बात है कि सेनेटर ने अपनी ज़मीर के मुताबिक फैसला किया। ऑपोजिशन के ऑनरेबल सेनेटर्स की मदद से कामयाब हुए, यही जमहूरियत की जीत है। इस पर दोबारा आपके पास आऊंगा, लेकिन सारा प्रोग्राम निकल गया। एक ब्रेक के बाद बात होगी इस पर। मुसद्दिक मलिक साहब, भट्टी साहब का सवाल तो अपनी जगह पे, लेकिन मेरा सवाल बड़ा है, मैं जो अली नवाज ऐवान साहब ने भी उठाया और मैं भी उठाना चाह रहा था। वैसे भाई आपकी तो गेम ही खत्म हो गई। चीफ जस्टिस ने अभी तो शुरू नहीं की बाकायदा समाअत, फुल बेंच बनाया, तो उन्होंने कह दिया कि स्पीकर की रूलिंग अदालत के दायरा इख्तियार से बाहर है, स्पीकर पे कोई एतराज़ हो तो पार्लियामेंट में उठाएंगे। वैसे बसद एहतराम में चीफ जस्टिस से ये पूछना चाहता हूँ कि स्पीकर क्या इतनी भी पावर रखते हैं कि रूलिंग में वो ये कह दें कि नहीं, आज से इमरान खान प्राइम मिनिस्टर नहीं, अली नवाज ऐवान साहब प्राइम मिनिस्टर हैं। तो अगर ये रूलिंग भी इंटरनल मामला है पार्लियामेंट का, तो ये भी ज्यूरिसडिक्शन जो है वो कोर्ट के अंदर नहीं आएगा अगर इमरान खान साहब स्पीकर की रूलिंग खिलाफ चले जाए। ये तो मैंने अजरा वैसे ही बात कर दी है, लेकिन ये बात है वैसे बड़ी अहम कि स्पीकर की रूलिंग की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन आज उन्होंने कह दिया है तो अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो हतमी होगा। सदिक साहब, आपके तो लग रहा है अदम एतमाद आने से पहले फ्लॉप हो जाएगी। देखें, एक हद तक जो पार्लिमान है उसका तकद्दुस और उसकी सॉवरेनिटी जो है उसको बरकरार रखना तो बहुत ज़्यादा अहम है, और ये बात ठीक है कि हर चीज़ के अंदर कोर्ट्स को पार्लिमान के अमूर के अंदर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जी जी। मगर दूसरी तरफ जो हमारी जुडिशरी है उसका एक रोल है, और रोल ये है कि अगर कोई ऐसी चीज़ उठती है जो गैर आइनी है, जिसमें आइन की इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है, तो फिर यह मुकर्रर है कोर्ट्स के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर, कि वो उसको इंटरप्रेट करे। ये बात ठीक है कि हमें कॉशन लेनी चाहिए और हर चीज़ को अदालतों में नहीं लेकर जाना चाहिए। अब मेरा लेकिन सवाल, अगर कोई एक शख्स, चाहे वो स्पीकर हो या कोई भी और शख्स हो, अगर वो ऐसी इंटरप्रिटेशन करता है जो गैर आइनी है, अगर आइन में लिखा है कि आप इतने दिन में आइनी ये था कि 14 दिन के अंदर तहरीक अदम एतमाद पे वोटिंग हो, वो आज के दिन ख़त्म हो गई, कोई तूफान नहीं आया, कोई अदालत के अंदर आपकी बात नहीं सुनी गई, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नहीं आया, तो अब और ये रिमार्क भी आ गया चीफ जस्टिस साहब का कि स्पीकर की रोलिंग जो अदालत के दायरा इख्तियार। तो आप अगर स्पीकर ही अगर आप समझते हैं कि स्पीकर टाइगर फोर्स का मेंबर है, जो कि आपके लोग खुलेआम कह रहे हैं ये बात, तो फिर तो आप कुछ भी कर लें। स्पीकर ने कह दिया मेरी मर्जी है इजलास कब बुलाऊं, कब मैं इजलास को वो कर दूं, पोस्टपोन कर दूं, आप ये तो काम चलता रहेगा लम्बा जब तक ये डिस्क्वालीफाइड डीसीडी हो जाएंगे सारे ये। जी, मैं ये बात नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि अदालत इसको इंटरप्रेट करेगी। अगर अदालत ने बेंच ना बनाना होता, अगर अदालत को इंटरप्रेट नहीं करना था, तो आज अदालत उसको रिजेक्ट कर देती।
और उसके ऊपर कोई रूलिंग दे देती। नहीं सर, ऐसा तो नहीं लेकिन हुआ। अदालत जिन जजेस 4 हैं, सवालों पे उन्होंने सर मेरी आपसे डिस्कशन है बड़ी इंपॉर्टेंट, ये अदालत जिन 4 सवालों के ऊपर फुल बेंच बना रही है उसके अंदर ये तो कहीं भी सवाल नहीं है कि स्पीकर की रूलिंग अदालत के दायरे इख्तियार में है या नहीं। क्या आपने ये इशू रेज किया? या तो आपको चाहिए था कि आप आज कहते कि जी स्पीकर की रूलिंग जो है उसकी क्या इंतहा है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन से अबव जाके भी कोई रूलिंग दे सकता है और वो फिर भी कानून के दायरे कार में नहीं होगी, फिर तो बात समझ आती। वो तो अदालत ने तो फुल बेंच बनाया है, इन 4 सवालों पे उसका ताल्लुक स्पीकर की रूलिंग से तो है ही नहीं, है तो उनका वैसे ही रिमार्क आ गया बीच में। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपने आज देखा है कि तमाम जो सियासी जमातें हैं उन्होंने ये बात कही है कि जो स्पीकर साहब हैं वो आइन को पामाल कर रहे हैं, और कुछ सियासी जमातों ने और कुछ अरकान ने तो ये भी कहा है कि ये आर्टिकल 6 के उसकी फ्रेमवर्क के अंदर आता है, बिकॉज आइन में एक क्लियर चीज़ लिखी है। स्पीकर जो है वो कहता है कि मैं नहीं मानता इस आइन को, उठाओ इसको रद्दी की टोकरी में फेंक दो। तो ये तो पहले मुसद्दिक साहब, मैं एक बात ये कह रहा हूँ कि 25 तारीख को भी अगर इजलास बुलाया जाएगा, वहाँ पे फातिहा ख्वानी की जाएगी, उसके बाद स्पीकर साहब उसको तहरीक एतमाद में वोटिंग नहीं करेंगे, गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर देंगे, देन व्हाट नेक्स्ट, क्या करेंगे आप? जी बिल्कुल, फिर इसको अगर ऐसी चीज़ होगी, एक तो स्पीकर साहब मैं समझता हूँ कि अपनी तजलील करवाएंगे, इदारे की तजलील करवाएंगे, और जो भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उनको बयान करने पड़ेंगे। मगर उससे ज़्यादा अहम चीज़ ये है कि क्या उसके बाद अदालत में अगर हम इस बात को लेकर जाते हैं कि एक शख्स है वो आइन को पामाल कर रहा है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह डिक्टेटर्स रद्दी की टोकरी के अंदर आइन को फेंकते रहे हैं, तो क्या अदालत उसमें इंटरवीन नहीं करेगी आपके ख्याल में? मेरा तो ख्याल है कि ये मामला जब आपके सामने आ चुका था, मुझे नहीं समझ आ रहा आपने पूरी कौम को हिजाज में मुब्तला किया है अदम एतमाद को लेके। 14 दिन उससे पहले, 3 हफ्ते पहले कब आएगी, स्टॉक एक्सचेंज गिर रही है, हुकूमत की सारा फोकस इस पे हुआ हुआ है, गवर्नेंस के इश्यूज ओवरलुक। सर सुन तो ले, महंगाई का इशू नीचे चला गया, मीडिया पे नहीं आ रहा। इमरान खान साहब सही खुश है आपकी हरकतों से, आप लोगों की ऑपोजिशन की। अब आप जो है वो कह रहे हैं कि 25 के बाद फैसला करेंगे। भाई आपको जब पता है इंटेंशन को और आप सीरियस है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए, तो आप आज ही बात करते अदालत से कीजिए। अगर स्पीकर की जब चीफ जस्टिस ने ये कहा था, आप पूछते आपके लॉयर किधर थे, वो कहते हैं कि सर अगर ऐसी रूलिंग दे दें जो कॉन्स्टिट्यूशन से भी अबव हो, तब भी ये असूल लागू होगा जो आप फरमा रहे। आपने नहीं पूछा। जी पहली बात तो ये है कि अगर आपकी गुफ्तगू में मान लूँ तो आपके ख्याल में क्या हमें इसको बात को, मुकदमे को, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए? आप समझते हैं ये इश्तियाल अंगेज़ी, हम तो नहीं समझ रहे। हमारे ख्याल में तो ये हमारा आइनी हक है, आइन के मुताबिक हमने दरख्वास्त जमा करवाई है इजलास की, और उसी के अंदर हम जो आइन कहता है उसके मुताबिक वोट। सर आपका ये पॉइंट बिल्कुल आ गया, बिल्कुल इश्तियाल अंगेज़ी नहीं कर रहे, इश्तियाल अंगेज़ी नहीं। मगर मेरी देखिए ना, अभी तक तो आपने मेरी बात नहीं सुनी, अभी तो आपने मेरी बात नहीं सुनी। अगर आप चाहते हैं मेरी बात सुनना तो मैं करूँगा, वरना तभी तो आपको हम रिक्वेस्ट करके बुलाते हैं। सर फरमाए, हुक्म करें। जी मैं इसीलिए हाजिर हुआ हूँ, मैं बोलने की बार बार कोशिश कर रहा हूँ। जी। दूसरी बात यह है कि अगर बिल्कुल जो पार्लियामान के अंदर, अगर सबसे पहली बात तो ये कि अगर वो गैर आइनी हरकत करते रहते हैं और अदालत कहती है कि नन ऑफ माई बिजनेस, हम इसमें इंटरवीन नहीं करते, बेशक आइन को पामाल किया जाए या रद्दी की टोकरी में फेंका जाए, तो फिर हम स्पीकर साहब को रिमूव कर देंगे। ये तो हमारे हाथ में है, हमारे पास अगर नंबर हैं और हम प्राइम मिनिस्टर को रिमूव कर सकते हैं, तो हम स्पीकर को भी रिमूव कर सकते हैं। तो आप फिर अदम एतमाद के बजाय स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद ले आएंगे? मुसद्दिक साहब मैं जरा समझने की कोशिश कर रहा हूं, बात तो आप ही से हो रही है। बजाय नहीं भाई, बजाय नहीं, मेरी बात सुनिए। बजाय तो मैंने नहीं कहा, ये आपने कहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इजाफत में या ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को रिमूव करेंगे बल्कि स्पीकर को भी रिमूव करेंगे। ये तो हाउस के इख्तियार में है ना। ये क्या बात हुई कि बजाय उसको कर देंगे? बजाय क्यों करेंगे? अगर स्पीकर मुसलसल कुछ नहीं करेगा तो स्पीकर को भी रिमूव करेंगे, प्राइम मिनिस्टर को भी रिमूव करेंगे, और आइन जो है उसको दोबारा से रिवाइव करेंगे। आपका पॉइंट बिल्कुल आ गया। आपके जहन में ये है कि जी हम स्पीकर के खिलाफ जाएंगे। भट्टी साहब, आपको एक तो अली नवाज ईवान साहब का जवाब मिल गया, दूसरा उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है कि अगर इन लोगों को डिसीट भी कर दें तो 172 में से तो फिर कॉन्फिडेंस नहीं लेना पड़ेगा। आपके नज़दीक गवर्नमेंट के ये लोग बिखर भी जाएं, चले भी जाएं, तब भी प्राइम मिनिस्टर साहब को जो है वो रिजाइन नहीं करना चाहिए और ये सारी गेम, पावर गेम या वॉर गेम या गेम ऑफ नर्व्स खेलते रहने चाहिए भट्टी साहब आखिरी वक्त तक? पहली बात तो ये कि अली नवाज अवान भाई हैं। हाई मॉरल ग्राउंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाते ही ख़त्म कर चुकी थी, क्योंकि MQM के बारे में तहरीक इंसाफ का क्या ख्याल था, काफ लीग के बारे में क्या ख्याल था, इलेक्टेबल्स के बारे में क्या ख्याल था और आज़ाद के बारे में क्या ख्याल था,
और फिर जो 5-7 रिपोर्टें आई उनके मुल्ज़म, और फिर जहांगीर तरीन, और फिर इसके बाद बहुत सारी चीज़ें। हाई मॉरल ग्राउंड पे अब तहरीक इंसाफ और इमरान खान नहीं हैं। यही दुख है हम वो सारे तब्दीली के ख्वाहिशमंदों को कि अब आप हाई मॉरल ग्राउंड पे नहीं हैं, आप वही रवायती सियासत कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो मुसद्दक मलिक भाई मेरे प्यारे भाई कह रहे हैं पार्लियामेंट का तकद्दुस, खुदा के लिए जमहूरियत और पार्लियामेंट का तकद्दुस अब आपके मुंह से, आप सारों के मुंह से हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता यार। खुदा के लिए बस कर दो। इस पार्लियामेंट में झूठ बोले जाते हैं, इस पार्लियामेंट में जो कुछ हो रहा है हमारे अलावा सब कुछ होता है। ये सर ये आपका पॉइंट आ गया, सब कुछ पार्लियामेंट आपका पॉइंट आ गया। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। अब अली नवाज एवांस जी भट्टी साहब कंप्लीट कर लें जी, फरमाएं। बात आप सुनते ही नहीं। सर बताएं, भट्टी साहब चाहते हैं भट्टी साहब बताएं ना, बात तो सुन लें। मेरी बात सुन लें, फिर मुसद्दक मलिक साहब मैंने भी सुना है आपको, प्लीज मेरी बात तो सुन लें, फिर उसके बाद जवाब जो देना चाहते हैं। हाजिर पार्लियामेंट में झूठ बोले जाते हैं, पार्लियामेंट का एलीट कैप्चर बन गया है, बड़े बड़े ये हमारे, अब हमारा कोई पार्लियामेंट की सबसे पहले आप तो इज्जत करो। 6-6 महीने साल नवाज शरीफ साहब नहीं आते थे, इमरान खान लानत फरमा चुके हैं। पार्लियामेंट की कौन इज्जत करेगा जब आप नहीं करेंगे? पार्लियामेंट में आप हॉर्स ट्रेडिंग, डंकी ट्रेडिंग सारा कुछ होता है। अक्सरियत वाले हार जाते हैं, अकलियत वाले जीत जाते हैं। सेनेट में पता नहीं क्या क्या हो रहा है। पार्लियामेंट में पार्लियामेंट का तकद्दुस, जमहूरियत का तकद्दुस हमारे सर पे ही चढ़ा हुआ है। कोई आप जमहूर का बिल्कुल ठीक है सर, पॉइंट आ गया मुझे। दूसरे और पार्लियामेट में जी उतार दीजिए। और दूसरी बात, आखिरी बात ये है, इमरान खान साहब को इमरान खान साहब को आखिरी लम्हे तक, ये हर 4 साल बाद जो ज़मीर जागते हैं, ये हर 4 साल बाद जो इत्तेहादी इब्नुल वक्त साथ बदल जाते हैं, आखिरी वक्त तक मुकाबला। और आज ये लोटाक्रेसी खत्म करें प्लीज। इमरान खान मैटर नहीं करता आना जाना, मैटर करता है कि ये जो मौका शनास है इब्नुल वक्त जो कल इमरान खान के साथ तो कैसे खत्म करें? अपनी हुकूमत खत्म करके खत्म करें या वैसे ही तकरीर करके खत्म करें? किस तरह खत्म करें? इस खेल को कैसे खत्म करें? इनको जिस तरह भी खत्म करना है प्लीज करें। इनको जिस तरह भी खत्म करना है प्लीज करें। आप की बात सुने भाई, बंद करें इस सियासत को। भट्टी साहब की शिस्त पे भी आप लोग हैं। भट्टी साहब की यार, भट्टी साहब की बात सुने, इस पार्लियामान को बंद करें, इस जमहूरियत को बंद करें। और जो बात भट्टी साहब के जहन में है, जो जुबान पे लाते हुए थोड़ा सा शर्मा रहे हैं, वो जरा खुल के बताएं। एक ब्रेक इसको लेकर आना चाह रहे हैं। अली नवाज एवान साहब ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि ये सब कुछ होने के बाद, जो सब कुछ हो रहा है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने तो ये कहा था एतमाद के मौके पर, वहाँ आपको सुनवा भी देंगे, कि मैं छोड़ कर ऑपरेशन चला जाऊंगा। तो कोई ऐसी बात है उनके जहन में कि ये जो गंद हुआ है उनकी पार्टी के अंदर, अगर बिके हैं लोग तो उनकी पार्टी का ही गंद है ना, जो बिकने वाला गंद है। अगर बकौलों के बिके, एविडेंस तो कोई नहीं हमारे पास, तो ऐसी पार्टी के साथ हुकूमत करने का या उनको वापस बुलाने का क्या उसकी लॉजिक बनती है? और मरीम नवाज साहिबा तो आज ये कह रही हैं कि ये नवाज शरीफ ने घर में घुस के मारा है। इस पर भी बात कर लेंगे ज़रा एक ब्रेक के बाद। अली नवाज एवान साहब, अब आप सुप्रीम कोर्ट का फैसले का वेट करेंगे, उसके बाद कौमी असेंबली का इजलास होगा, या जिस तरह कानून की एक ऑब्लिगेशन है, एक लिमिटेशन है कि 14 दिन में उन्होंने बुलाना था, उन्होंने आज वो ख़त्म हो गई, उन्होंने तब भी नहीं बुलाया, और अब जब आप नेक्स्ट भी बुलाएंगे तो सिर्फ फातह ख्वानी होगी और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में नहीं पास होगी, ऐसा ही है सर? मैं आपको बता देता हूँ, इसका मैं जवाब देता हूँ। ये बड़ा तो क्लीन सा। आज मरीम नवाज़ की आपने वो बात सुनाई तो मुझे एकदम ख्याल आया, मरीम नवाज़ ने ये क्या बात कर दी। मरीम नवाज़ तो ये कहती थी कि लोटे तो वॉशरूम में होते हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने आज सिंध हाउस को, अपनी पीडीएम की एक जमात को, उन्होंने आज सिंध हाउस को वॉशरूम करार दे दिया। और उसके बाद उन्होंने ये बात की कि नवाज शरीफ ने घुस के मारा है। मुझे तो मीर जाफ़र और मीर सादिक याद आ गए, टीपू सुल्तान और सराजुद्दौला के साथ जो उन्होंने किया था। ये क्या नवाज शरीफ को मीर जाफ़र मीर सादिक के साथ मिला रही हैं? मुझे नहीं समझ आई इनकी बात की। जहाँ तक आपकी बात का सवाल है उस्ताद मोहतरम, उसके अंदर तो बड़ी क्लैरिटी है। और देखें उस क्लैरिटी क्या है। क्लैरिटी ये है कि सारे हाउस ने वोट किया है कि OIC जब कॉन्फ्रेंस होगी तो वो नेशनल असेंबली के अंदर होगी, और उस वोट के थ्रू वो वाला जो नेशनल असेंबली का हॉल है फॉरेन ऑफिस के पास चला गया हुआ। जैसे ही वो ख़त्म हो रहा है, 25 तारीख को हम इजलास बुला रहे हैं, और 25 के साथ जैसे ही 7 दिन पूरे होंगे हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के ऊपर वोटिंग करा लेंगे। इससे ज़्यादा आगे जाएगा नहीं। देखिए बात यह है, और मैं मुसद्दिक भाई से इस बात से एग्री भी कर रहा हूँ कि देखिए आइन पावर देता है स्पीकर को कुछ चीज़ों की। आइन देखिए, आपने आइन की हैयत नहीं चेंज कर सकते,
आप इस तरह की कोई रूलिंग नहीं चेंज दे सकते जिसमें आइन की हैयत चेंज हो जाए। जैसे 99 के अंदर नवाज शरीफ साहब ने खलीफा बनने की ठानी थी और उसके अंदर स्पीकर अच्छा अली भाई, मेरा आपसे सवाल है 2-3, अगर आप इजाजत दें। जैसे नहीं, सुनते तो जाएं, सुनते तो जाएं, लोग जो सुनना चाह रहे हैं वो जवाब तो लेना। मोहतरम, जी जी उस्ताद मोहतरम सुन तो लेना सर। और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी जो सजाए याफ्ता आदमी है वो किसी पार्टी को हेड नहीं कर बना सकता, तो उसके ऊपर स्पीकर नेशनल असेंबली अयाज सादिक साहब ने वोटिंग कराई थी और उन्होंने कहा था कि नहीं बन सकता है। तो इस तरह की बात हो तो बिल्कुल इस तरह की चीज़ है, पर जहां तक आइन के अंदर रहते हुए स्पीकर साहब का रोल है वो डिफाइंड और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया। अच्छा सर, बात यह है कि स्पीकर की जो रूलिंग थी इससे पहले भी ओवरथ्रो की है सुप्रीम कोर्ट ने। मैं आपको बता देता हूँ 2012 में उस वक्त की स्पीकर थी डॉक्टर फहमीदा मिर्जा, अगर हम दिखा भी सकें। उन्होंने साबिक वज़ीर यूसुफ रज़ा गिलानी की तौहीन अदालत केस में नाअहली से मुतल्लिक अपनी रूलिंग देते हुए कहा था कि वो वज़ीर आज़म के खिलाफ बतौर रुकने असेंबली नाअहली का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को नहीं भेजेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रूलिंग पर फैसला लाते हुए कहा था कि कौमी असेंबली के स्पीकर को आइन के तहत जो इख्तियारात हासिल हैं मजलिस शूरा की कार्रवाई की तरह तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है, उनको हासिल नहीं है। अदालत अपनी नजरसानी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए स्पीकर की फर्क है जी बताइए, फर्क है आप ही के सामने फर्क है। जी फरमाइए। फर्क ये है कि उससे पहले उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी को सजाए याफ्ता कर दिया था, टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट वो सजा दी थी। जी मैं वहीं मौजूद था, लेकिन अली भाई सवाल मेरा सुन लेना सर, सवाल वो आपसे बात हो रही है, मेरी अर्ज आप दो डिफरेंट चीजों को मिला रहे हैं। इधर कोई डायरेक्शन नहीं आई हुई है, सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट नहीं है सर। अर्ज तो सुन लें, टेल ऑफ राइजिंग ऑफ द कोर्ट में उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था, वहाँ मौजूद थे कोर्ट के अंदर, लेकिन उनको नोटिफिकेशन जो उनकी हो रही थी उनकी सीट से, वो प्रोसीजर वही था कि स्पीकर ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में वो फैसला भेजना था जो उन्होंने भेजने से इनकार कर दिया बातिल नजर में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप ऐसा नहीं कर सकती। जजमेंट थी कि आप स्पीकर ये करें, वो जजमेंट ये थी कि उन्होंने फॉरवर्ड किया था कि हमने सर मैं ये कह रहा हूं कि जहां पे लिखा हुआ है स्पीकर के इख्तियारात, स्पीकर के जहां इख्तियारात लिखे हुए कि जी प्रोसीजर और हाउस को अपने हिसाब से चलाएंगे, उसके अंदर उन्होंने अपने हिसाब से चलाया, अपने हिसाब से उन्होंने एक रूलिंग दी, तो वो रूलिंग जो है वो चैलेंज हो गई थी। मैं सिर्फ ये आपसे कह रहा हूं, लेकिन चलें ये आपका पॉइंट आ गया। 27 तारीख को अली भाई एक बात बता दीजिए कि कोई ऐसा प्लान तो नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो कहें कि जी ये गंद और ये इस जिस तरह आज उन्होंने कहा कि जी मैं लानत भेजता हूँ ऐसी गवर्नमेंट पे अगर आपको पैसे दे के अपने एमएलए खरीदना है, ये एमएलए अगर वापस भी नहीं आते और प्राइम मिनिस्टर कन्विंस भी हो जाए कि ये गंद ही है, तो उसके बाद कोई ऐसा आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो हाई मॉरल ग्राउंड के ऊपर इस्तीफा दे देंगे? नो कॉन्फिडेंस की जरूरत ही ना पेश है 27 तारीख को, या कॉन्फिडेंस मूव के फैसले से? शाद भट्टी साहब और आपने एक अपना तज्जिया दिया है, बिल्कुल ठीक बात है कि आपने कहा कि आपने ये कहा था कि एमक्यूएम के बारे में, जब वो एमक्यूएम उससे अलहदा हुई हमने उसके साथ अलाइंस नहीं किया, उसके साथ वो अपना जीत के और हमारी अलाइंस में वो हमारे साथ बैठे। काफ लीग को तो पीपल्स पार्टी कातिल लीग कहा करती थी और सर मेरा ये सवाल नहीं था, लेकिन अब आप सुन लेते, एक मिनट मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ कि मैंने और इरशाद भट्टी रहनी का प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, सुनवा दे प्राइम मिनिस्टर जब एतमाद का वोट लेना था तो वो जो हाई मॉरल ग्राउंड लिया था वो अब क्यों नहीं नजर आ रहा? वो सुनवा दे कौन से खिताब में? मैं परसों कॉन्फिडेंस मोशन ले रहा हूं, अपनी असेंबली को कह रहा हूं आप बताएं सामने, क्योंकि वो तो ओपन होगा ना, ये आपका जमहूरी राइट है, आप कह सकते हैं कि जी हम इमरान खान के साथ नहीं है, मैं आपकी इज्जत करूंगा, ठीक है, मैं नाअहल हूं, इतना काबिल नहीं हूं, आराम से हाथ खड़े करें, कह नहीं है मैं ऑपोजिशन में चला जाऊंगा। सदिक साहब ये तो प्राइम मिनिस्टर का हाई मॉरल ग्राउंड था, उसको हमने उस वक्त भी बड़ा अप्रिशिएट किया था, लेकिन आपसे सवाल ये कि जो अली नवाज जमान साहब ने कहा कि कोई बात नहीं 25 के बाद 7 दिन के अंदर वोटिंग तो कोई क्यामत तो नहीं आ जाएगी, इतने दिन गुजरे, आपको एतराज तो नहीं इस पे? आइन अगर पामाल हो जाए और रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाए तो क्या क्यामत आई? पहले हुआ नहीं है। अगर आप लोग यहाँ पे टीवी के ऊपर भी बैठ के हम ये कह रहे हैं कि अगर आइन को ना भी माना जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, तो मत माने, फिर क्या फ़र्क पड़ता है? जहाँ तक रही बात टीपू सुल्तान की, तो टीपू सुल्तान मोदी के दफ्तर के बाहर बैठा रहा था 1-1.5 घंटा और उसने कहा था बहुत अच्छा आदमी है, या टीपू सुल्तान अमेरिका गया था कश्मीर की सालसी करवाने के लिए था, या टीपू सुल्तान जो है उसने ये कहा था, मैंने आपकी पूरी बात सुनी है, हौसला करें ना, हौसला करें पैदा। टीपू सुल्तान गया था सालसी करने के लिए अमेरिका और वर्ल्ड कप जीत के आया था। या टीपू सुल्तान ने आके कहा था पार्लियामान के अंदर कि अब कश्मीर पे उन्होंने कब्जा कर लिया तो मैं क्या करूं, मैं जंग करूं, और नीचे सारा हाउस कह रहा तो और आप आए यहाँ पे क्या करने हैं, और टीपू सुल्तान कह रहे कि अब आप मुझे क्या कह रहे हैं, मैं जंग कर दूं, तो आप क्या करने आए हुए हैं यहाँ पे? आप टीपू सुल्तान बन रहे हैं, तो फिर टीपू सुल्तान वाली हरकत करें, बातें आप सुने और अपनी देखें जो आपका किरदार है। जहाँ तक बात है, मैं समझता हूँ कि अगर आप ये कहना चाहते हैं कि पार्लियामान पे, जैसा कि मेरे भाई
गुस्से में हैं, मैं मानता हूं उनकी बात कि कई चीज़ें ऐसी हैं जो उन्हें नापसंद हैं और हमें भी नापसंद हैं, ठीक है, लेकिन अगर वो कहना चाहते हैं कि पार्लियामान पे लानत डालो, वो कहना चाहते हैं कि जमहूरियत ख़त्म करो, ये क्या जमहूरियत मुझे ऐसी नहीं तो कैसी चाहिए आपको? कुछ सर, और चाहिए तो आपका आप पॉइंट जरा आ गया, आपका बरमला पॉइंट आ उसका गया। मुझे इजहार ब्रेक कर पे दें। जाए, लेकिन ब्रेक जाते जाते मैं भट्टी साहब के लिए सवाल छोड़ रहा हूँ, टाइम हुआ तो उस पर बात जरूर करूंगा कि प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को जिस तरह न्यूट्रल भी कहा और आज़ाद भी कहा और अप्रिशिएट भी किया, तो अगर आप हम चला सकें तो आप देखें कि इंडिया द हिंदू से लेकर ANI से लेकर NDTV से लेकर द टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को जितना प्रेस किया गया है, दक्कन हेरल्ड से लेकर, और लोगों ने ये कहा है इंडिया की मीडिया ने कि प्राइम मिनिस्टर ने मोदी को बेसिकली इंडोर्स किया उनकी फॉरेन पॉलिसी को। समझ नहीं आया कि ये इतना इंडिया की पॉलिसीज़ पे प्राइम मिनिस्टर ने एक हार्ड स्टैंड लिया हुआ है। आज इंडिया की आज़ाद खारजा पॉलिसी किस तरह अप्रिशिएट किया, किस कॉन्टेक्स्ट में? टाइम हुआ तो अली साहब से ही पूछूंगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद बात होगी इस पे। पाकिस्तान की पार्लियामानी डेमोक्रेसी में जो गंद हो रहा है, इसको देख के चलता है पता कि बरतानिया और यूरोप जो है वो हमसे आगे क्यों है। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।